हेलो एवरीवन, वेलकम टू साक्षीज विद्या साधना। इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे क्लास 6 ज्योग्राफी चैप्टर 8 इंडिया क्लाइमेट वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। ये है पार्ट 2। आइए स्टार्ट करते हैं। जो हमारा टॉपिक है वो है नेचुरल वेजिटेशन। वी सी अ वैरायटी ऑफ प्लांट लाइफ इन आवर सराउंडिंग्स। हम जब अपने आसपास के वातावरण में देखते हैं तो हमें कई प्रकार के जो प्लांट्स हैं वो देखने को मिलते हैं। ठीक है, छोटे हों बड़े हों, किसी की पत्तियां ज़्यादा होती हैं, किसी में पत्तियां कम, लेकिन हमें बहुत टाइप के प्लांट्स देखने मिलते हैं। हाउ नाइस इट इज़ टू प्ले इन अ फील्ड विथ ग्रीन ग्रासेस। कितना अच्छा होता है जब हम किसी ग्रीन फील्ड में खेलते हैं जहाँ पर हरियाली हो। हमारी आंखों को भी देखने में अच्छा लगता है और ये हमारी हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा रहता है। There are also small plants called bushes and shrubs like cactus and flowering plants. जब आप देखेंगे तो कुछ इस प्रकार के जो आपको दिख रहे हैं छोटे छोटे से पौधे भी दिखेंगे आपको। इन पौधों को हम shrubs कहते हैं या bushes कह दीजिए, झाड़ियां जिनको आप कहते हैं। ज्यादातर ये किस प्रकार की होती हैं, या तो कैक्टस होती हैं या फिर फ्लावरिंग प्लांट्स, या फिर उन पौधे जिनमें फूल लगते हैं उनको हम बुशेस और shrubs की कैटेगरी में डाल सकते हैं। Besides, there are many tall trees, some with many branches and leaves like neem, mango, or some which stand with few leaves such as palm. तो देखिए कुछ ऐसे भी ट्रीज होते हैं जो काफी लंबे होते हैं, बड़े होते हैं, किसी में पत्तियां ज्यादा होती हैं, ब्रांचेस टहनियां ज्यादा होती हैं जैसे कि नीम में या फिर आम के पेड़ में होती हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जिनमें कम होती है जैसे कि पाम ट्री। The grasses, shrubs and trees which grow on their own without interference can help from human beings are called natural vegetation. तो देखो कुछ पेड़ पौधे और ट्रीज इस तरीके से मतलब ग्रासेस वगैरह ऐसे उग जाती हैं जिनको हमने कभी उगाया नहीं, जिनका पौधा हमने कभी लगाया नहीं, और वो खुद ही ग्रासेस उग रही हैं, खुद ही श्रब्स उग रही हैं, खुद ही ट्रीज उग जा रहे हैं, तो उसको हम नेचुरल वेजिटेशन कहते हैं क्योंकि वो नेचुरली उगा है। उसमें ह्यूमन का कोई भी इंटरफेरेंस नहीं है, ह्यूमन ने कुछ नहीं करा, वो खुद ही उग गया है, इसलिए उसको हम नेचुरल वेजिटेशन कहते हैं। डू यू वंडर हाउ दीज डिफर फ्रॉम ईच अदर? अच्छा, अब आप सोचो कि वो अलग कैसे है। एक पौधा जो हम खुद लगा रहे हैं और एक पौधा जो अपने आप उग रहा है, इसमें क्या अंतर हो सकता है? Different types of natural vegetation are dependent on different climate conditions, among which the amount of rainfall is very important. देखो अलग अलग जगह पे अलग अलग प्रकार के क्या होते हैं, नेचुरल वेजिटेशन होता है। नेचुरल वेजिटेशन डिपेंड होता है क्लाइमेट कंडीशंस पे। किसी जगह की क्लाइमेट कंडीशन कुछ होगी, किसी जगह की क्लाइमेटिक कंडीशन कुछ और होगी, तो वहाँ का जो नेचुरल वेजिटेशन होगा वो भी अलग अलग प्रकार का होगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो होता है वो होती है रेनफॉल। कहाँ कितनी बारिश हो रही है उस हिसाब से वहाँ वेजिटेशन होगा। जहाँ कम बारिश होती है तो वहाँ ऐसे पौधे उगेंगे जहाँ पर जो कम बारिश में भी रह सके, और जहाँ ज़्यादा बारिश होती होगी वहाँ ज़्यादा बारिश में रहने वाले पौधे उगते हैं। Due to varied climatic conditions, India has a wide range of natural vegetation. देखो इंडिया बहुत बड़ा है, कहते हैं ना इंडिया इज अ वास्ट कंट्री। तो इंडिया क्योंकि बहुत बड़ा है, यहाँ पर तरह तरह की क्लाइमेटिक कंडीशंस हमें देखने मिलती हैं। हमने इसके ऊपर भी डिस्कस किया है, जैसे कि राजस्थान में कुछ अलग ही क्लाइमेट है और जम्मू कश्मीर में कुछ अलग है, नॉर्थ ईस्ट में असम में जाओगे कुछ और रहेगा, सेंटर में मध्य प्रदेश में अलग है, मुंबई में अलग है, तमिलनाडु में अलग हो जाता है। तो यहाँ पर इस वजह से हमें अलग प्रकार का नेचुरल वेजिटेशन भी देखने मिलता है। दोबारा बताती हूँ, नेचुरल वेजिटेशन वो होता है जो खुद ही उग जाते हैं। जब ट्रीज या बुशेस, झाड़ियाँ, पेड़ पौधे जब खुद ही उग जाते हैं, हमने उनमें कुछ भी नहीं किया, खुद ही उग गए वो, तो उनको हम नेचुरल वेजिटेशन कहते हैं। तो चलिए अभी हम इस पिक्चर को डिस्कस करेंगे। अब आप ऐसा मत सोचा करो कि ये पिक्चर आपको दी है तो बस देखने के लिए दी है और ऐसे ही हो गया, या फिर बुक को थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए दी है। पिक्चर भी बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। देखिए 1.5 मीटर पे है
तो अब हम उसको श्रब्स की लेयर बोल सकते हैं, श्रब्स की कैटेगरी में डाल सकते हैं। इस तरह की चीज़ों को समझाया गया है। अगर 20 मीटर पे पहुंच जाएगा हम उसको यंग ट्री कह सकते हैं, इतनी उसकी हाइट है। 40 मीटर तक अगर पेड़ की लंबाई हो जाती है तो हम कह सकते हैं इट इज कैनोपी। हाँ, और अगर मैक्सिमम हाइट उसकी 60 मीटर तक पहुंच जाती है तो हम उस चीज़ को एमरजेंट लेयर कह सकते हैं। पहले कोई भी ट्री होता है वो छोटा ही होता है, श्रब लेयर, देन फिर उस यंग ट्री अगर उसकी हाइट हो गई 20 मीटर की, 40 मीटर की हो गई, देन इट इज कैनोपी, और अगर मैक्सिमम हाइट पहुंच जाता है 60 मीटर्स पर तो एमरजेंट लेयर आ जाती है। तो इस तरीके से दिखाया गया है। फिर दूसरी पिक्चर में आपको दिखाया गया है कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट किस प्रकार के हैं। ठीक है, नाउ हम देखेंगे व्हाई आर फॉरेस्ट नेसेसरी। सो फॉरेस्ट आर वेरी यूजफुल फॉर अस, दे परफॉर्म वेरियस फंक्शंस। देखो ये तो हम सभी जानते हैं कि फॉरेस्ट हमारे लिए यूजफुल है क्योंकि वो बहुत सारे फंक्शंस करते हैं, लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है जो फॉरेस्ट हमारे लिए करते हैं वो है कि वो ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं जिसको हम लेते हैं, एंड हम जिस चीज़ को रिलीज करते हैं दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड, उसको प्लांट्स लेते हैं या ट्रीज लेते हैं, हम कह सकते हैं। सपोज ये कोई इंसान है, ठीक है, एंड अब मैं बनाऊंगी ग्रीन कलर से हमारा ट्री, और मैं यहाँ पर आपको एक्सचेंज ऑफ गैसेस का समझाने की कोशिश कर रही हूँ। ये है ट्री, और अब हम लेंगे ब्लैक कलर फॉर डिनोटिंग गैसेस। अब ये जो पर्सन है, इसकी आंख भी बना देते हैं हम। तो ये जो पर्सन है ये क्या देगा अपनी साइड से, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, एरो हमें यहाँ बना देते हैं इस तरफ, क्यों, क्योंकि ये कार्बन डाइऑक्साइड दे रहा है, CO2 हम इसको लिखते हैं, और वहीं पर इसको इसके बदले में या क्या मिल रहा है ट्रीज से, O2 मिल रहा है, दैट इज ऑक्सीजन। तो इस प्रकार का एक्सचेंज ऑफ गैसेस चलता रहता है हम ह्यूमन बींग्स और ट्रीज के बीच में। तो यही तो प्रॉब्लम हो रही है, पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, इंसान बढ़ रहे हैं, तो ज्यादा से ज्यादा वो लोग क्या कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड है ना जो ये रिलीज कर रहे हैं, लेकिन वहीं क्या कर रहे हैं, हम पेड़ काट देते हैं। तो जो इस कार्बन डाइऑक्साइड को लेने वाला होता है पेड़, वो तो कम होता जा रहा है, तो बैलेंस बिगड़ रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हो रही है और ऑक्सीजन कम हो जाता है। तो इसकी वजह से संतुलन बिगड़ गया, बैलेंस बिगड़ गया, और ये अर्थ के लिए बहुत खतरनाक भी होता है। अब दूसरी चीज क्या करता है हमारे लिए फॉरेस्ट, जो प्लांट्स होते हैं, जो ट्रीज होते हैं, सॉइल को ना बांध के रखते हैं, और इस बांध के रखने की वजह से सॉइल इरोजन नहीं होता है। आप जानते हैं सॉइल इरोजन में क्या होता है, तो सॉइल इरोजन में जो मिट्टी होती है ना, उसमें कुछ न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिसकी जो इसको फर्टाइल बनाते हैं, उसको पूरा बहा के ले जाता है या तो पानी या हवा से, और जब वो मिट्टी खराब हो जाती है इस तरीके से, तो इसी को हम सॉइल इरोजन कहते हैं। लेकिन जब हम उस मिट्टी में किसी भी ट्री को लगा देते हैं तो उसकी जड़ इतनी मजबूत कर देती है, मजबूती से मिट्टी को बांध लेती हैं कि सॉइल इरोजन नहीं हो पाता है। इसलिए हम कहते हैं कि प्लांट्स सॉइल इरोजन नहीं होने देते हैं। थर्ड जो चीज है, मतलब उसमें बहुत सारी चीजें मिक्स करके लिखी हुई हैं, जैसे हमें फॉरेस्ट से क्या मिलता है, टिम्बर मिलता है, लकड़ी, और लकड़ी से हम क्या क्या कर सकते हैं, घर बनाते हैं, हम बिल्डिंग्स बनाते हैं, कंस्ट्रक्शन वर्क में मतलब आप कह सकते हैं टिम्बर यूज हो जाती है, फर्नीचर्स में या वुडन की बहुत सारे आपने फर्नीचर देखे होंगे, टेबल बना रहे हो, चेयर बना रहे हो, कबर्ड्स बना रहे हो, इन सब में आपका लकड़ी यूज होती है। या फिर बहुत लोग अभी भी चूल्हे पे खाना बनाते हैं, उसमें भी लकड़ी यूज होती है एज चारा यानी फॉडर, जो भी आपकी भेड़ बकरियां हैं उनके लिए। मेडिसिनल प्लांट्स होते हैं जैसे नीम है, तुलसी है, ये सब हमें प्रोवाइड करता है, हनी देता है एंड गम देता है। देखो फॉरेस्ट आर नेचुरल हैबिटेट ऑफ वाइल्ड लाइफ, नेचुरल हैबिटेट है वाइल्ड लाइफ का। मतलब क्या कि अगर आपको वाइल्ड लाइफ देखनी है, जीव जंतु एनिमल्स देखने हैं, तो नेचुरली आपको फॉरेस्ट में मिल जाएंगे। और यहाँ नेचुरल शब्द क्यों लिखा है, क्योंकि हैबिटेट तो हम उसका जू भी बना देते हैं, नेशनल पार्क भी बना देते हैं, या उनको हम कैद करके कहीं रख लेते हैं पिंजरे में, लेकिन वो उनका नेचुरल हैबिटेट नहीं है, नेचुरल घर नहीं है। नेचुरल घर होता है जानवरों का जंगल, क्योंकि उनको भी आजाद रहना पसंद है, खुले में रहना पसंद है, जैसे आपको पसंद है। Natural vegetation has been destroyed to a large extent because of reckless cutting of trees.
लेकिन ये जो नेचुरल वेजिटेशन था ना, ये पूरी तरीके से बर्बाद करा जा रहा है, क्योंकि लगातार हम देखते हैं कि ट्रीज काटे जा रहे हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज लगाने चाहिए, और जो बचे कुछ ट्रीज हैं उनको प्रोटेक्ट भी करना चाहिए। हमें लोगों को बताना चाहिए कि ट्रीज हमारे लिए कितने इंपॉर्टेंट हैं, और अगर हम ट्रीज को काटते रहे इसी प्रकार तो अर्थ का क्या हाल हो जाएगा, हमारा खुद का क्या हाल हो जाएगा। और यही जानकारी देने के लिए, लोगों को एनकरेज करने के लिए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज चलाएं, बहुत सारे प्रोग्राम्स चलाए जाते हैं, इनिशिएटिव्स लिए जाते हैं, सो दैट हमारा अर्थ ग्रीन भी रहे और हेल्दी भी रहे। तो उनमें से एक प्रोग्राम है वन महोत्सव। वन महोत्सव इसीलिए चलाया जाता है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर हों और फॉरेस्ट को बचाएं। अब यहाँ देखो, यहाँ लीला के बारे में बताया जा रहा है कि जो लीला है उसके पेरेंट्स क्या करते हैं, सैपलिंग्स यानी पौधे लगा देते हैं उसके हर बर्थडे पे। तो जैसे उन्होंने नीम का पौधा लगा दिया उसके बर्थडे पे, अब क्या होता है, उसके हर बर्थडे पे वो इसी प्रकार से पौधा लगाना स्टार्ट कर देते हैं। अलग अलग बर्थडे पे अलग अलग पौधे लगाते हैं, कभी नीम का, कभी आम का, इस प्रकार वो लगाते होंगे। अब सिर्फ पौधे लगा के छोड़ नहीं देते हैं, वो उसको रेगुलरली क्या करते हैं, पानी देते हैं, और बहुत ज़्यादा गर्मी से, ठंड से, और जो जानवर पौधों को नुकसान पहुंचाते हैं उनसे रक्षा भी करते हैं। चिल्ड्रन टू केयर नॉट टू हार्म इट, और जो बच्चे हैं छोटे, कहीं वो उस पौधे को खराब ना कर दें, इसका भी ध्यान रखते हैं। When Leela was 21 beautiful trees stood in and around her house. तो जब लीला 20 की थी तब बहुत सुंदर सुंदर 21 जो ट्रीज थे उसके घर के आसपास लगे हुए थे। बर्ड्स बिल्ड देयर नेस्ट ऑन देम, और उन ट्रीज पे बहुत सुंदर से पक्षियों ने घोंसला भी बना रखा था। फ्लावर्स उग रहे थे, तितलियां थीं इधर उधर, और चिल्ड्रंस भी बहुत इंजॉय करते थे उन ट्रीज के फलों को खाना। वहाँ झूले डालते थे उनकी टहनियों पे, और उनकी जो छाया मिलती थी ट्रीज से उनमें भी खेला करते थे। तो कितना अमेजिंग है ना ये सब। आप भी ये सब कर सकते हैं, क्योंकि ट्रीज आपसे कुछ नहीं मांग रहा, आपके लिए उल्टा देगा ही, वो फल देगा, छाया देगा, ऑक्सीजन देगा, आपके आसपास की एयर को प्योरीफाई करेगा। तो प्लीज आप भी ऐसा करिए, इसमें कुछ नहीं जाता। अगर सैपलिंग जो होती है वो 10 से 15-20 रुपए में आ जाती हैं इजीली, तो आप भी ऐसा करिए कि अपने बर्थडे पे हर टाइम अपने फेवरेट सैपलिंग को लगाइए और दूसरों को भी बोलिए। आने वाले टाइम में आपको बहुत खुशी होगी जब आप खुद ही देखेंगे कि किस प्रकार से मेरा लगाया वो पौधा धीरे धीरे बढ़ रहा है। जब आप उसकी केयर करेंगे, उससे प्यार करने लग जाएंगे, और बदले में वो आपको बहुत कुछ देगा। ये देखिए, इस पिक्चर के माध्यम से दिखाया गया है कि हमें कितनी सारी वैरायटीज की चीजें मिलती हैं ट्रीज से, और हम ट्रीज को ही खराब करते जा रहे हैं। ऑक्सीजन सबसे बड़ी चीज है उसमें, जो पहले ही लिखा है ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन के बिना तो आप जी ही नहीं पाएंगे, तो ऑक्सीजन सबसे बड़ा है। मेडिसिन मिलती है, शेल्टर मिलता है, रहने को घर, चारा मिलता है, फ्यूल मिलता है हमें, जो आपकी ये बेड वगैरह बनते हैं, हॉकी स्टिक बनती है, ये भी आपके पेड़ से बना रहे हैं। फर्नीचर आप बना रहे हो, रबर मिल रही है। अगर मान लीजिए ये रबर नहीं होगी तो व्हीकल्स कैसे दौड़ेंगे रोड पर, है ना। टिम्बर मिल रहा है आपको, एंड नेचुरल हैबिटेट तो है ही इन जानवरों के लिए। गम मिल रहा है आपको, फ्रूट्स मिलते हैं, हनी मिलता है, और ये तो बहुत कम चीज़ें हैं, इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हमें जो ट्रीज प्रोवाइड करते हैं। सॉइल बाइंडिंग करते हैं, इनकी ये जो जड़ें हैं इस मिट्टी को इस तरीके से बाइंड करके रखती हैं कि सॉइल इरोजन नहीं हो पाता। तो अगर आपसे कोई पूछे इसकी इम्पोर्टेंस तो आप ये सब लिख सकते हैं, और इस तरीके से ड्राइंग जो बनी है ऐसे भी बना देंगे तो आपको मार्क्स और ज़्यादा मिलेंगे। अब हम देखेंगे वाइल्ड लाइफ। Forests are home to a variety of wildlife. There are thousands of species of animal and large variety of reptiles, amphibian, mammals, birds, insects and worms which dwell in the forest. देखो, मैंने आपको बताया था नेचुरल हैबिटेट है, जंगलों में ही जानवर रहना पसंद करते हैं,
और थाउजेंड्स हजारों प्रजातियां हैं एनिमल्स की। लार्ज वैरायटी है रेप्टाइल्स, समझते हैं आप ज़्यादातर जो मगरमच्छ है या फिर जो रेंग के ये जानवर चलते हैं जैसे मगरमच्छ हो गया, स्नेक हो गए, ये सब रेप्टाइल्स की कैटेगरी में आते हैं। एम्फीबियंस वो होते हैं जो पानी में भी रह लेते हैं और ज़मीन पे भी रह लेते हैं जैसे कि फ्रॉग। मैमल्स वो होते हैं जो बच्चे को जन्म देते हैं, ठीक है, मतलब ह्यूमन बींग्स भी बच्चे को जन्म देते हैं, काऊ बफेलो बच्चे को जन्म देते हैं, अंडा नहीं देते हैं। तो जो बच्चे को जन्म देते हैं, यंग वंस को जन्म देते हैं, उन्हें मैमल्स कहा जाता है। और इनके अंदर एक मैमरी ग्लैंड भी होता है, एक ऐसा ऑर्गन जैसे दूध पिलाते हैं जिससे वो अपने बच्चे को। तो मैमल्स में ये सब होता है। बर्ड्स आप जानते हैं, इंसेक्ट्स आप जानते हैं, और केंचुए वगैरह वर्म्स वगैरह भी आप जानते हैं, ये सब फॉरेस्ट में रहते हैं। और मैंने आपको ये सारी जो भी चीज़ें बताई थी ये एक साथ जब मिल जाती है इसी को तो हम वाइल्ड लाइफ कहते हैं, और वाइल्ड लाइफ भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। द टाइगर इज आवर नेशनल एनिमल, इट इज़ फाउंड इन वेरियस पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री। देखो आप सभी जानते हैं ये खूबसूरत सा दिखने वाला जानवर टाइगर ये हमारा नेशनल एनिमल है। गिर फॉरेस्ट इन गुजरात इज द होम ऑफ एशियाटिक लॉयंस। और देखो टाइगर अलग होता है और लायंस अलग होते हैं। कई बार क्या होता है लोगों को कंफ्यूजन होता है टाइगर में और लायंस में। तो ये जो टाइगर है, ये जो पिक्चर है ना, ये टाइगर है, हमारे नेशनल एनिमल की टाइगर है ये। और एशियाटिक लॉयंस अलग होते हैं, बब्बर शेर नहीं कहते हैं जिसको आप, वो होता है लायन, उसकी स्किन पे इस तरह से धारियां नहीं होती हैं ब्लैक। तो वो पाया जाता है गिर के जंगलों में, कहाँ पर, गुजरात में। एलिफेंट्स एंड वन हॉर्न्ड राइनोसोरस रोम इन द फॉरेस्ट ऑफ असम। और असम में कौन सी चीज़ें हमें ज़्यादा देखने मिलती हैं या फिर फेमस है, वो है एक सींग वाला राइनोसोरस, वन हॉर्न राइनोसोरस, और हाथी। एलिफेंट आर ऑल्सो फाउंड इन केरला एंड कर्नाटका। एलिफेंट्स हमें कहाँ मिल जाएंगे, और केरला और कर्नाटका में। कैमल एंड वाइल्ड एसेस आर फाउंड इन ग्रेट इंडियन डेजर्ट। ये तो आप बता ही दोगे आंख बंद करके कि ऊंट कहाँ पाया जाता है, रेगिस्तान में। शिप ऑफ द डेजर्ट भी कहते हैं कैमल को। रन ऑफ कच्छ में भी, क्योंकि रन ऑफ कच्छ कौन सा इलाका है, ये गुजरात का इलाका है और ये भी थोड़ा डेजर्ट टाइप का ही है। वाइल्ड गोट यानी जंगली बकरी। स्नो लेपर्ड, मतलब लेपर्ड तो है लेकिन कहाँ, स्नो पे रहने वाला। और भालू आर फाउंड इन हिमालयन रीजन। क्यों, क्योंकि ये सब ठंडे इलाकों में रहने वाले जानवर हैं और हिमालय में क्या है, बर्फ जमी रहती है। बिसाइड्स दीज मैनी अदर एनिमल्स आर फाउंड इन आवर कंट्री सच एज। इनके अलावा भी कुछ ऐसे जानवर हैं जो हमारे कंट्री में पाए जाते हैं, जैसे कि मंकी बहुत कॉमन है, वुल्फ, जैकॉल, नीलगाय, चीतल, ये सब बहुत कॉमन है जो हमारे कंट्री में देखने को मिलते हैं। इंडिया इज इक्वली रिच इन बर्ड लाइफ। और जितने हमारे यहाँ एनिमल्स पाए जाते हैं उतने ही हमारे यहाँ बर्ड्स भी पाए जाते हैं। बर्ड्स में हम कोई पीछे नहीं है, और पीकॉक हमारा नेशनल बर्ड है। अदर कॉमन बर्ड्स आर, जैसे कि पीकॉक के अलावा कौन कौन से बर्ड्स हैं हमारे यहाँ, पैरट्स हैं, पिजियंस हैं, मैना है, गीज है, बुलबुल है, डक्स हैं। These are several bird sanctuary. There are several bird sanctuaries which have been created to give birds their natural habitat. और देखो जैसे कि नेशनल पार्क्स बनाए गए थे टाइगर्स वगैरह के लिए और दूसरे जानवर्स के लिए, एलिफेंट के लिए, डायनासोरस के लिए नेशनल पार्क्स बनाए गए हैं, वैसे ही हमने बर्ड सेंचुरीज बनाए गए हैं ताकि हम बर्ड्स की सुरक्षा कर सकें। वहाँ पर जू की तरह बर्ड्स को कैद में नहीं रखते हैं, एक एरिया होता है जिसमें वो रहते हैं और फ्रीली रहते हैं, कोई पिंजड़ा नहीं होता है, उसको हम बर्ड सेंचुरी कहते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही एक बर्ड सेंचुरी है भरतपुर में, आप नेट पे सर्च कर सकते हैं, वो बहुत सारी बर्ड्स आती हैं, माइग्रेंट बर्ड्स भी आती हैं। माइग्रेंट बर्ड्स वो होती हैं जो दूसरी कंट्री से उड़ के किसी एक पर्टिकुलर सीजन में रुकने के लिए आती हैं, 2-3 महीने के लिए, उनको हम माइग्रेटरी बर्ड भी कहते हैं, ठीक है। तो इस तरह की बर्ड सेंचुरी भी बनाई गई हैं। दीज प्रोवाइड द बर्ड्स प्रोटेक्शन फ्रॉम हंटर्स। और यहाँ पर क्या होता है, जो हंटर्स आते हैं ना, जो शिकार करते हैं इन पक्षियों का, उनसे इन्हें सुरक्षा मिल जाती है। कैसे कि एक बहुत बड़ा एरिया होता है, बहुत ज़्यादा बड़ा,
पिंजड़े में नहीं कैद करते हैं बस, लेकिन वो ऐसा एरिया होता है कि वो सराउंडेड बाय बाउंड्रीज रहता है और वहाँ प्रोटेक्शन होती है, गार्ड्स होते हैं, सिक्योरिटी होती है, आप ऐसे वैसे घुस के शिकार नहीं कर सकते हो। और उसके अंदर अगर एनिमल वाली सेंचुरी है तो एनिमल्स, और बर्ड सेंचुरी है तो बर्ड्स मजे में रहते हैं जैसे वो जंगलों में रहते हैं वैसे। कैन यू नेम 5 बर्ड सेंचुरी दैट आर कॉमनली फाउंड इन योर एरिया? तो अगर आपके एरिया में बर्ड सेंचुरीज हैं तो क्या आप उनका नाम दे सकते हैं? और ज़रूरी नहीं है 5 ही बताएं, जितना आपके एरिया में है उतनी आप बता सकते हैं, या फिर एरिया में नहीं है लेकिन आप जानते हैं तो भी बता सकते हैं। कमेंट सेक्शन में बताइएगा। There are several hundred of species of snakes found in India। देखो जिस प्रकार से एनिमल्स मिल रहे हैं प्रकार प्रकार के, आपको बर्ड्स मिल रही है, उसी प्रकार से सांपों के मामले में भी हम पीछे नहीं है। बहुत वेराइटीज ऑफ स्नेक्स हमें मिलते हैं, जैसे कि कोबरा, क्रेट्स, ये हमारे यहाँ कुछ इम्पॉर्टेंट स्पीसीज हैं जो पाई जाती हैं इंडिया में। ड्यू टू कटिंग ऑफ फॉरेस्ट एंड हंटिंग, सेवरल स्पीसीज ऑफ वाइल्ड लाइफ ऑफ इंडिया आर डिक्लाइनिंग रैपिडली। लेकिन अब क्या है, हम पेड़ों को काटते जा रहे हैं, तो पेड़ों को अगर हम काटेंगे तो जब तुम घर ही खराब कर दोगे जानवरों का तो फिर वो जाएंगे कहाँ, वो तो खत्म ही हो जाएंगे। तो इसी वजह से हमारी बहुत सारी जो प्रजातियां हैं जानवरों की वो लुप्त होती जा रही हैं, यानी खोती जा रही हैं, क्योंकि वो मरते जा रहे हैं। आपने उनसे उनका घर ही छीन लिया, ना उनके पास अब रहने के लिए ना खाने के लिए, तो मर ही जाएंगे ना। In order to protect them, many national parks, sanctuaries and bioreserves have been set up। तो देखो इनको बचाने के लिए, अभी हमने पीछे बात करी थी ना सेंचुरी की, वो बर्ड्स के लिए थी, तो जानवरों को, बर्ड्स को, इन सबको बचाने के लिए हमने तरह तरह के नेशनल पार्क्स, सेंचुरीज और बायो रिजर्व्स बना दिए हैं। ये वही होता है, इनमें कभी भी हम कैद करके नहीं रखते हैं, जू की तरह नहीं होते हैं, ये खुला एरिया होता है बहुत बड़ा। ये आप समझ लो एक छोटा सा एरिया होता है, जंगल जैसे ही होता है, बट उसको प्रोटेक्शन दी जाती है कि यहाँ कोई भी आके शिकार वगैरह नहीं करेगा। नेशनल पार्क, सेंचुरी एंड बायो रिजर्व, तीनों में ये चीज़ होती है, बट तीनों में अंतर क्या है कि थोड़ा थोड़ा सा अंतर होता है, इनमें ज़्यादा कोई अंतर नहीं होता। और बस कुछ जो राइट्स होते हैं ना, अधिकार, वो इन तीनों के अलग होते हैं। और इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी शॉर्ट सी, जिसमें मैं नेशनल पार्क, सेंचुरी और बायो रिजर्व के बारे में आपको अंतर बता दूंगी, और उस वीडियो को आप देख लेना। वो आपको जीके शॉर्ट्स में या फिर जो मिक्स जीके की प्लेलिस्ट है मेरी, उसमें मिल जाएगी, ठीक है। The government has also started Project Tiger and Project Elephant to protect these animals. Can you name some wildlife sanctuaries of India and locate them on the map? Okay. तो देखो कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जो बड़े एनिमल और बहुत ज़्यादा ही ख़त्म होते जा रहे हैं, तो उनके लिए हमने स्पेशल प्रोजेक्ट्स लॉन्च करे हैं जिनसे हम उन्हें बचा सकें, ज़्यादा से ज़्यादा टाइगर्स की संख्या को बढ़ा सके, एनिमल्स की संख्या को बढ़ा सके। तो उसके लिए हमने अलग ही लॉन्च करा प्रोजेक्ट, जैसे प्रोजेक्ट टाइगर जो टाइगर्स के लिए था स्पेशली, प्रोजेक्ट एलिफेंट एलिफेंट्स के लिए था स्पेशली। तो अगर आपको प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में पढ़ना है तो क्लास 10th की ज्योग्राफी में प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में अलग से बताया गया है, और मैंने अलग से वीडियो भी बना रखी है, तो आप प्लेलिस्ट चेक करना क्लास 10th की ज्योग्राफी, और पढ़ना चाहें तो वहां से प्रोजेक्ट टाइगर पढ़ सकते हैं। वैसे आपके लिए इतना भी काफ़ी है कि आप सिर्फ नाम याद रखें। अब जैसे कि नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, इनके लिए मैं एक अलग से वीडियो लेके आऊंगी, तो बिल्कुल परेशान मत होना, उसमें हम ये सब डिस्कस कर लेंगे। You can also contribute in conserving wildlife. You can refuse to buy things made from parts of the bodies of the animals। देखो अब ये जानवरों को लोग क्यों मारते हैं, इनको प्रोटेक्शन देने की ज़रूरत क्यों है? प्रोटेक्शन देने की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि लोग बाग इनका शिकार करते हैं। शिकार इसलिए करते हैं क्योंकि जब ये मर जाते हैं तो इनकी हड्डियों को, इनके सींगों को, फर को, इनकी खाल को, फेदर्स को बर्ड्स की बेचते हैं, उनसे बहुत सारा सामान बनता है, आइटम्स बनते हैं, है ना, डेकोरेटिव पीस बनते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं कि हम इनको खरीदना ही बंद कर देंगे। अगर हम इनको खरीदना ही बंद कर देंगे तो ये बनना बंद हो जाएंगे फैक्ट्री में, और जब ये बनना बंद हो जाएंगे तो जो लोग इनको मारते हैं वो भी बंद कर देंगे, क्योंकि ये बिजनेस तो चल ही नहीं पा रहा है ना। तो पहले हमें ये काम करना पड़ेगा कि जो भी एनिमल की बॉडी से बनने वाली ये चीज़ें हैं, हमें उनका विरोध करना है।
एवरी ईयर वी ऑब्जर्व वाइल्ड लाइफ वीक इन द फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर। हर साल जो अक्टूबर का पहला वीक होता है उसमें हम वाइल्ड लाइफ वीक मनाते हैं, ताकि लोगों को हम अवेयरनेस फैला सके कि कैसे हम एनिमल किंगडम को बचा सकते हैं, उनके घर को बचा के। ये देखिए, ये फोटोज हैं नेशनल पार्क्स की, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की। इस तरह का होता है, लग रहा है कहीं से भी जू है, खुले में घूम रहे हैं टाइगर, वन हॉर्न राइनो, ठीक है, ये सब खुले में घूम रहे हैं, एलिफेंट वगैरह। तो इस तरह का होता है, ऐसा लग रहा है जैसे जंगल की पिक है। आराम से मस्त रहते हैं, प्रोटेक्शन भी दी जाती है। तो ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है गवर्नमेंट का, नेशनल पार्क्स वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज वगैरह बनाना।